इस वक्त मेरे साथ जमीयत उलेमाए हिंद के लीगल एडवाइज़र हैं जो हल्द्वानी में आज कोर्ट का फैसला आया उस पर बात करेंगे। सबसे पहले किस तरीके की ये पूरी लड़ाई रही है और आप भी वहाँ पे पहुँचे थे, क्या समस्याएं थी लोगों की जिसका आज कोर्ट की तरफ से, न्यायालय की तरफ से फैसला आया, क्या कहना है इसका? देखिए, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो इस बात को स्पष्ट करता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मानवता के साथ इस घोर अन्याय को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने आज अपने एक विस्तार पूर्वक इस फैसले में जो टिप्पणी की है वो बहुत कुछ चीज़ों को स्पष्ट कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप इसका कोई सॉल्यूशन निकालें, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालें। आप मात्र 7 दिनों के नोटिस पर पिछले 100 सालों से रहने वाले लोगों को बाहर नहीं कर सकते, उनके घरों को बुलडोज नहीं कर सकते हैं। और फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब तक जो हाई कोर्ट का फैसला था उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रश्न चिन्ह लगाया है कि वहाँ पर जो पूरी लैंड है, आप ये नहीं कह सकते कि वो सारी रेलवे की लैंड है। उसके अलावा बहुत सारी घर ऐसे हैं, बहुत सारा एरिया ज़मीन का ऐसा है जिसको बोली में ख़रीदा गया है, जिसकी नीलामी हुई है, उसके पेपर्स उनके पास मौजूद हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि इतना बड़ा एरिया सब रेलवे का है और इस पर सब पर कब्ज़ा हुआ है और 7 दिन के नोटिस पर आप उनको निकाल सकते हो? इससे बड़ा अमानवीय व्यवहार और कुछ नहीं हो सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बातें कही हैं वो भारत की हज़ारों सालों की जो परंपरा है उससे मिल कर के सामने आती है। अच्छा, आप भी वहाँ पहुँचे थे, कितनी लोगों को समस्याएं थी, क्या परेशानी थी, अब इस फैसले से कितनी राहत लोगों को मिलेगी? देखिए, मैं जो गया था और हमारा जो डेलीगेशन गया था वो जमीयत उलमा हिंद के नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी साहब के आदेश पर गया था। हम उनका प्रतिनिधि मंडल के रूप में वहाँ गए थे और हमने जो सर्वे किया उसमें कुछ चीज़ें बहुत अजीब सी सामने आई। आप वहाँ देखेंगे तो करीब 4,500 घर हैं जिनके बारे में ये आदेश दे दिया गया था, नोटिस दे दिया गया था कि 7 दिन में खाली करो। और देश के अंदर ये नेगेटिव कैंपेन चलाया गया कि वो झुग्गी झोपड़ी हैं। आपको आश्चर्य होगा कि उसमें सिर्फ 275 झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उसके अलावा सारे पक्के मकान हैं जो 1947 के पहले से बने हुए हैं। मैक्सिमम मेजॉरिटी में जो मकान है उनका जो पूरा अगर आप देखेंगे तो करीब 1,000 करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन है जिसको आप बुलडोज करने जा रहे थे। आप कैसे इसको न्याय कह सकते हैं? और क्या भारत में पिछले 20-30 सालों में क्या इस तरह के फैसले नहीं आए? अगर आप देखें, मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा आपत्ति इस बात पर है कि 7 दिन का नोटिस कैसे दे दिया गया। क्या 2010 में सुदामा केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा? 2019 में अजय माकन वर्सेस भारत संघ में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आप उसी वक्त लोगों से वो जगह खाली करा सकते हो जिस पर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। अगर ये बात फैक्ट है, जब आप पर्याप्त सुविधाओं के साथ राज्य सरकार कोई दूसरी जगह इंतज़ाम कर दे, आपने तो कुछ भी नहीं किया। क्या था आपके पास? और फिर उससे बढ़ कर के जब भारत सरकार 2019 में दिल्ली के 40 लाख लोगों को न्याय दे सकती है और उनके आशियानों को उजड़ने से बचाने के लिए भारत सरकार ने 1731 कॉलोनियों को जो कि अवैध थी उनको लीगलाइज करने के लिए भारत की संसद में एक्ट लाया गया, एक्ट बनाया गया और उससे उन लोगों को रिलीफ दी गई। तो मैंने और पूरी हमारी टीम ने ये मांग की थी कि अब वो उत्तराखंड की धरती जो उन लोगों को पैदा करती है, जो सरहद पर जाकर भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं, क्या उस धरती के लोगों के लिए पार्लियामेंट के अंदर कोई एक्ट ला करके उनको न्याय नहीं दिया जा सकता है? डबल स्टोरी का केस चला दिल्ली के अंदर कि एक माले के ऊपर दूसरा माला जो बनाएगा वो इलीगल है। लंबे आंदोलन के बाद उसको लीगलाइज किया गया। इसको रिलीजन के चश्मे से कहा नहीं देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की वही लाइन सबसे स्पष्ट है, अमानवीय कार्य है, ह्यूमन ट्रेजेडी इससे बड़ी उत्तराखंड की धरती पर और तारीख में नहीं हो सकती थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी। अच्छा, आपका अगला कदम क्या होगा इसको लेकर? हम तो मतलब इसमें तो लोग पहुँचे हुए हैं कोर्ट के अंदर और मुझे कोर्ट से उम्मीद है कि वो गांधी और आज़ाद के देश में इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और कोर्ट की जो टिप्पणी है वो
फ्यूचर में क्या होने वाला है मैं समझता हूँ कि उसके लिए एक दिशा दिखा रही है। उसने तो उत्तराखंड सरकार को भी कहा है, धामी सरकार जवाबदेह है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आपने क्या किया है। आप तो राज्य सरकार हो, आप तो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म हो उस राज्य के अंदर, आपने क्या किया है वहाँ के लोगों के लिए। वो कहाँ चले जाएं भाई। उत्तराखंड में आप गए थे, उस जगह पे भी गए, वहाँ पे लोगों से भी मिले। उत्तराखंड गवर्नमेंट से क्या जमीयत उलमा हिंद की मांग रहेगी, जो वहाँ के रहने वाले हैं उनके लिए क्या इंसाफ हो? उत्तराखंड गवर्नमेंट तो इस पूरे केस से अलग चली गई ना। किसी भी भारत के नागरिक की यही मांग होगी कि आप कृपा करके न्याय करो। जमीयत उलमा हिंद और जमीयत उलमा हिंद के नेशनल प्रेसिडेंट एक लंबे समय से अन्याय के ख़िलाफ़ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। असम के अंदर लाखों लोगों के लिए जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट ने लड़ाई लड़ी और उनको न्याय दिलाया। जब जहांगीरपुरी में, दिल्ली में और मध्य प्रदेश के खरगोन में जब लोगों के घरों को बुलडोज़ किया जा रहा था, तो मौलाना अरशद मदनी देश में वो वाहिद व्यक्तित्व था जिसने उस वक्त कोर्ट में आवाज़ उठाई और बुलडोज़र की उस अवैध कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रुकवाया। तो जो भी शोषित होगा, वंचित होगा, पीड़ित होगा, जमीयत उलमा हिंद का तो कर्तव्य है एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ में खड़ी हो जाएगी। ये थे मेरे साथ जमीयत उलमा हिंद के लीगल एडवाइजर, जिनके द्वारा कहा गया जमीयत उलमा हिंद हर एक पीड़ित के साथ खड़ी है। शारिक सिद्दीकी, TV9।